यदि तुमने खुद सोच लिया कि जीतना तो मेरा तय है, तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। इस जीवन में अपने संघर्ष को सदैव जारी रखो जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाती, और सफलता प्राप्त होने के बाद भी जारी रखो, क्योंकि उस मुकाम पे बने रहना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हाय गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब। अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। देखिए, जैसे कि गांधी युग चल रहा है, तो गांधी युग में मैं हर पॉइंट लेके चल रही हूँ जो गांधी जी से रिलेटेड है। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद उनका जो उसके बाद चंपारण सत्याग्रह के बाद मिल मजदूर आंदोलन चला। मिल मजदूर आंदोलन के बाद उनका खिदमत आंदोलन चला, खिलाफत आंदोलन चला। खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन चला, और अब हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर आंदोलन के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ, इस पर भी बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है, गांधी जी का ही ये आंदोलन ने स्टार्ट किया हुआ है। तो गांधी जी का जो आंदोलन होगा वो विनम्र होगा, अहिंसक होगा, ये तो सीधी सी बात है। विनम्रता पूर्वक आग्रह, विनम्रता पूर्वक आग्रह, इसका अर्थ है आग्रह करना, यानी कि विनम्रता पूर्वक सरकार से आग्रह करना कि जो भी उनका कानून है बनाया गया वो बिल्कुल गलत है, उसको नहीं मानना। विनम्रता पूर्वक यानी कि कहीं भी हिंसा नहीं होगी, तो इसका ये अर्थ निकलता है। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। देखिए, इसके पीछे कारण क्या क्या है कि गांधी जी इस आंदोलन तक पहुंचे कैसे, मतलब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना कि इस आंदोलन को शुरू क्यों किया गया। हर आंदोलन के पीछे कुछ ना कुछ कारण था। जैसे असहयोग आंदोलन के पीछे का क्या कारण था, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के पीछे का क्या कारण था, जो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ऑटोमन एम्पायर सारी मस्जिदें छीन ली गई। तो हर आंदोलन के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे चंपारण के पीछे भी एक कारण था, मिल मजदूर आंदोलन के पीछे भी एक कारण था, उसी तरह सविनय अवज्ञा के आंदोलन के पीछे भी कुछ कारण है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, नवंबर 1927 में जॉन साइमन, हम कारणों की बात कर रहे हैं कि अभी हम वैसे ही सविनय अवज्ञा के पास आएंगे, लेकिन ये रास्ता है, इस रास्ते से पहुंचेंगे तभी हमारी मंजिल सविनय अवज्ञा है। ठीक है, तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य, ठीक है, एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष कौन थे, जॉन साइमन थे। और ये कमेटी क्यों बनाई गई थी कि भारत में जब इस कमेटी का जो जिसे आप बोल सकते हो मेन उद्देश्य क्या था कि भारत में जो भी कानून व्यवस्था चल रही है या भारत के बारे में जो भी नीति ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाएगी, तो ये कहा गया कि साइमन कमीशन, जिसे हम बाद में देखते हैं, जॉन साइमन की अध्यक्षता में बनाया गया था, जिसे साइमन कमीशन नाम दिया गया। साइमन कमीशन भारत आएगा और देखेगा कि यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है, कैसी पॉलिसीज, कैसी नीतियां लगाई जाएंगी। तो ये गठन कब किया गया, इसका नवंबर 1927 में किया गया। और ये भारत कब आया, ये फरवरी 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन, इसका भारत में बहुत जोर शोर से विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया इसका जोर शोर से, क्योंकि ये भारत के लिए बनाया गया कमीशन था ना, साइमन कमीशन। देखिए, उसका उद्देश्य क्या था, भारत के कानून, भारत की व्यवस्था, भारत की नीतियां देखना था, किंतु इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इस कारण इसे व्हाइट कमीशन नाम भी दिया गया, व्हाइट कमीशन नाम भी दिया गया। और इसका बहिष्कार भारत में हुआ और कहा कि साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक, इसके नारे भी लगाए गए। और इसी कमीशन के विद्रोह में, यानी साइमन कमीशन के बहिष्कार में ही लाला लाजपत राय को सर पे लाठी लग जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो साइमन कमीशन के बारे में जैसे हम देख रहे हैं कि सविनय अवज्ञा के पीछे क्या क्या कारण थे। तो देखिए, 1927 में साइमन कमीशन बनता है, कमेटी डिसाइड होती है, वो भारत आता है फरवरी 1928 में। उसके बाद हम देख लेते हैं 1928 में ही, 1928 अगस्त की बात करते हैं। 1928 अगस्त में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है ब्रिटिश सरकार के सामने, जिसके अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। और उसमें कुछ शर्तें रखी जाती हैं स्वराज से अधिकार के रूप में, तो उसको भी मानने से ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकार कर देती है। देखिए, बहुत बड़े बड़े कारण है जो एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। मोतीलाल नेहरू जो रिपोर्ट देते हैं, जिसका नाम नेहरू रिपोर्ट होता है 1928 में, इसको भी क्या किया जाता है, मानने से इनकार कर दिया जाता है, यानी मना कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अक्टूबर 1928 में बरदोली आंदोलन चलता है, बरदोली सत्याग्रह जिसे आप बोल सकते हो, बरदोली आंदोलन चलाया जाता है, जिसमें मुख्य पात्र कौन होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आंदोलन सफल होता है।
ठीक है, मतलब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है, उसके विरोध में ये आंदोलन चलाया जाता है। तो इसके जिसे आप बोल सकते हो नेतृत्व कौन करता है इस आंदोलन का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यहीं पे इन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त होती है। बरदौली की औरतें इन्हें क्या बोलती हैं, सरदार बोलती हैं वल्लभ भाई पटेल को, इनका नाम वल्लभ भाई पटेल रहता है। इन्हें सरदार की उपाधि कहाँ प्राप्त होती है, बरदौली के आंदोलन में प्राप्त होती है, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार की उपाधि इनको यहीं पे प्राप्त होती है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने के पहले के हैं। पहली चीज क्या देखते हैं, नवंबर में जॉन साइमन जो रहते हैं अध्यक्ष रहते हैं, 7 सदस्य जो कमेटी बनाई जाती है इसकी, और ये फरवरी 1928 में भारत आती है। इसे व्हाइट कमीशन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं होता, इस कारण इसे व्हाइट कमीशन नाम दिया जाता है। 1928 के अगस्त में ही नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है, उसको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट मानने से इनकार कर देती है। फिर अक्टूबर 1928 में बरदौली आंदोलन जो बहुत सफल रहता है, तो गांधी जी के अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है इस आंदोलन के सफल होने के कारण। तो वो क्या करते हैं, नमक सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नमक सत्याग्रह क्यों नाम दिया गया, सविनय अवज्ञा पे हम आते हैं। नमक सत्याग्रह से मतलब यहाँ पे नमक कानून तोड़ना। देखिए सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सविनय अवज्ञा का अर्थ है विनम्रता पूर्वक आग्रह करना, यानी कि जो कानून गवर्नमेंट ने बनाया उसको क्या कर देना, कानून को ना मानना। ठीक है, कैसे ना मानना, अहिंसा के साथ इसको ना मानना, मतलब कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के साथ इसको ना मानना, यानी सविनय अवज्ञा विनम्रता पूर्वक आग्रह करना सरकार से कि हम जो आप कानून बना रहे उसको नहीं मानेंगे। और जिसे आप बोल सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला क्या हुआ, जो साइमन कमीशन वाला केस हो गया, उसके बाद आप देख सकते हो नेहरू रिपोर्ट वाला केस हो गया, उसके बाद बरदौली वाला केस हो गया। ये तीनों केसों ने जिसे बोल सकते हो गांधी जी के सब्र की बाल्टी भरती गई, और जो उनका घड़ा था ना सब्र का, वो कब फूटा, जब नमक कानून बना। ठीक है, नमक कानून जब बना तो गांधी जी के जो सब्र का घड़ा था वो फूट गया, और अब गांधी जी ने कहा कि अब तो आंदोलन स्टार्ट करना चाहिए। देखिए नमक कानून में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि इस पे कर बहुत बढ़ा दिया गया, कर लगाया गया, यानी टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया गया नमक कानून में, नमक पे। ठीक है, नमक कानून जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया, किसने बनाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। तो नमक कानून पे हम देखते हैं कि नमक पर बहुत ज्यादा कर लगा दिया जाता है। और दूसरा जो जिसे आप बोल सकते हो भारतीयों का शोषण करने के लिए यहाँ पे दिखाया जाता है, इस पे कोई भी भारतीय प्रतिबंधित होता है, प्रतिबंधित यानी कि कोई भी भारतीय नमक ना बना सकता है, बना नहीं सकता, और ना बेच सकता है। ठीक है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि ना तो कोई भी भारतीय नमक बना सकता है, ठीक, और ना ही नमक बेच सकता है। ये 2 प्रतिबंध उसके ऊपर लगाए जाते हैं, और यदि वो ऐसा करता है तो 6 माह की सजा उसे होगी। ठीक, ये 3 पॉइंट आप जिसे देख सकते हो, बहुत ज्यादा शोषण की स्थिति हो जाती है, भारतीयों पे लगा दिया जाता है नमक कानून को लेके, और इस पे इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया जाता है, इतने ढेर सारे कानून लगा दिए जाते हैं कि कोई इसे बना नहीं सकता, कोई इसे बेच नहीं सकता, और जो ऐसा करेगा उसे 6 महीने की सजा होगी। तो ये सब चीजें, नमक गांधी जी ने कहा था हवा और पानी के बाद तीसरी सबसे मुख्य वस्तु है, सबसे मुख्य खाद्य पदार्थ है जो किसी के भी जीवन के लिए अति आवश्यक, क्योंकि वस्तुओं में स्वाद कौन डालता है, नमक डालता है। और गरीब, वैसे भी भारत की जनता बहुत गरीब थी और अंग्रेजों ने और चूस लिया तो स्थिति और खराब हो गई, और नमक पे इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया, ये सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। इस कारण ये देखने को इतिहास में मिलता है हमें कि नमक कानून एक काफी, जिसे बोल सकते हो आप, भारतीय जनता का शोषण करने वाला कानून था, क्योंकि आप उसके जो टेस्ट है उस पर आप रोक लगा रहे हो। नमक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और उसी को गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा महंगा कर दिया। तो अब जो गांधी जी के सब्र का बांध बिल्कुल टूट जाता है नमक कानून के, जो नमक कानून ब्रिटिश सरकार लगाती है। अब गांधी जी क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं गांधी जी, जिसे हम देखें, नमक सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। नमक सत्याग्रह जो बाद में सविनय अवज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सविनय अवज्ञा का अर्थ ही होता है कानून को ना मानना, तोड़ देना, लेकिन अहिंसा के साथ। ये गांधी जी ने कहा विनम्रता पूर्वक, ठीक, आग्रह करना सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है। तो देखिए नमक सत्याग्रह, मैंने नमक कानून के बारे में बता दिया कि कोई भी इसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना था कोई भी इसे खरीद नहीं सकता, कोई भी इसे बना नहीं सकता, नमक को कोई भी इसे बेच नहीं सकता,
कोई भी भारतीय इसे ना तो बना सकता है ना ही बेच सकता है, और यदि उसने ऐसा किया तो उसे 6 महीने की सजा होगी। ये नमक कानून में देखने को मिलता है, जो काफी आप बोल सकते हो गलत बात थी, क्योंकि भारत के ही समुद्रों से नमक बनाया जा रहा था और भारतीयों का इस पे कोई अधिकार नहीं मिलता था, और उन्हें अपने ही देश में बनाए हुए नमक को काफी ज्यादा कीमतों पर खरीदना पड़ता था। तो देखिए, नमक सत्याग्रह जो स्टार्ट होता है आपका, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायी जो चुन लेते हैं गांधी जी, 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है, 78 अनुयायियों के साथ एक यात्रा निकालते हैं, एक यात्रा करते हैं जिसे दांडी नाम दिया गया, दांडी यात्रा नाम दिया गया। एक यात्रा करते हैं जिसे दांडी यात्रा नाम दिया गया। कब करते हैं? 12 मार्च 1930 को वो निकलते हैं गुजरात के दांडी क्षेत्र में पहुंचने के लिए। गुजरात का दक्षिणी समुद्री क्षेत्र जो है, दक्षिणी समुद्री क्षेत्र दांडी में पहुंचने के लिए वो निकलते हैं 12 मार्च को, और पहुंचते कब हैं? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी वहां पहुंच जाते हैं। यानी कि सत्याग्रह शुरू हो चुका है नमक का। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये सत्याग्रह चलता है, और 6 अप्रैल को यही सविनय अवज्ञा आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो पीछे का पूरा कारण आपको अच्छे से समझ में आ गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। पहले क्या होता है? साइमन कमीशन के बाद आप देखते हो नेहरू रिपोर्ट के बाद बरदौली सत्याग्रह, और उसके बाद नमक कानून जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लगाती है, ये गांधी जी के घड़े का जो आप बोल सकते हो पूरा भर चुका रहता है, और अब नमक कानून पे गांधी जी का घड़ा फूट जाता है, और वो कहते हैं कि अब एक बड़ा आंदोलन देश को चाहिए, और उसका क्या नाम होता है? सविनय अवज्ञा नाम होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1930 में 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी जो क्षेत्र है वहां पहुंच जाते हैं। गुजरात के दक्षिणी समुद्री क्षेत्र जो है जिसे दांडी कहा गया था, वहां पे पहुंच जाते हैं और नमक बनाते हैं, समुद्र के जो पानी से नमक बनाते हैं। यानी गांधी जी उस कानून को तोड़ देते हैं जिस कानून में यह लिखा रहता है कि कोई भी भारतीय ना तो नमक बना सकता है और ना ही नमक बेच सकता है। तो गांधी जी इस कानून को, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि सविनय अवज्ञा में गांधी जी इस कानून को तोड़ देते हैं, और गांधी जी के शब्द रहते हैं वहां पे कि मैं राजद्रोह, ये जो राजद्रोह मैं कर रहा हूं इसे अपना धर्म मानता हूं, और मैं ब्रिटिश सरकार को जो वो अभिशाप कर रही है भारत की जनता पे, उसे मैं नष्ट करके रहूंगा, तोड़ के रहूंगा। यानी मैं जो ये कर रहा हूं राजद्रोह, ये बिल्कुल सही है और धार्मिक है, और गांधी जी के इसी जो भी उनके विचार रहते हैं पूरा देश उनका साथ देता है, और एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। और हमें देखने को मिलता है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में जंगल कानून, ठीक है, जंगल कानून अब तोड़े जा रहे हैं। आंदोलन धीरे धीरे फैलता जा रहा है। गांधी जी जब 12 मार्च से चलते हैं, 6 अप्रैल को पहुंचते हैं दांडी यात्रा, तो जिस जिस गांव से होते हुए जाते हैं, प्रेस मीडिया सब लगी रहती है, वहां के लोग गांधी जी के साथ बढ़ते रहते हैं। यानी जो 78 लोग होते हैं, एक काफी बड़ी टीम दांडी पहुंचती है, ठीक, गांधी जी के साथ। शुरू में तो 78 रहते हैं ऐसे, यानी हमने शुरू किया था एक सफर और हम चलते गए मंजिल की तरफ और कारवां बढ़ता गया, वही हाल रहता है गांधी जी का। तो 78 लोग जो रहते हैं, दांडी पहुंचते पहुंचते इसकी जनसंख्या काफी बढ़ जाती है लोगों की। तो हम यहाँ देखते हैं कि 6 अप्रैल को जब गांधी जी नमक बनाते हैं और इस कानून को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, नमक कानून को जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया जाता है कानून। तो उसके बाद ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगता है, और जितने भी गलत कानून सरकार द्वारा लगाए जाते हैं उसको क्या करने लगते हैं, लोग तोड़ने लगते हैं। और यही आंदोलन हम जैसे कि देखने को मिलता है हमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में जंगल कानून जो रहता है उसे भी लोगों द्वारा क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसी में उत्तर पश्चिम छोर पे जो पठान होते हैं, पठानों में एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है। पठान एक जिसे आप बोल सकते हो संगठन बनाते हैं, और उस संगठन का नेतृत्व यानी कि कर्ता धर्ता संस्थापक जिसे आप बोल सकते हो कौन रहता है, अब्दुल गफ्फार खां, ठीक। अब्दुल गफ्फार खां एक संगठन बनाते हैं, उस संगठन का क्या नाम रहता है, खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार यानी कि ईश्वर के सेवक, इसका अर्थ होता है ईश्वर के सेवक, खुदाई खिदमतगार। अब्दुल गफ्फार खां इस संगठन को बनाते हैं जो उत्तर पश्चिम छोर के पठानों का एक पूरा जिसे आप बोल सकते हो संगठन होता है, और ये अहिंसक
अहिंसक रूप से क्या करना चाहते हैं, स्वाधीन जो हमारा स्वराज है उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना चाहते हैं। और अब्दुल गफ्फार खां को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खां को ही। अब बात कर लेते हैं कि इस गठन का जो आप लाल कुर्ती वाले भी इनको बोलते हैं, लाल कुर्ती वाले, ठीक, लाल कुर्ती वाले बोलते हैं। और ये आंदोलन के कारण ही एक संगठन बनाया जाता है। तो अब सोचिए कि आंदोलन कितनी तेजी से बढ़ता जाता है और ये आंदोलन पूरे देश में फैलता जाता है। और इस आंदोलन की लपटें यानी आग जो है वो दक्षिण में भी फैल जाती है। और जो अब ब्रिटिश हुकूमत क्या कर सकती है, दमन कर सकती है इस आंदोलन का, और वो बिल्कुल वही करती है। लाठियां चार्ज कराई जाती हैं, गोलियां चलाई जाती हैं। और जैसे कि देखने को मिलता है कि जो आप पुलिस के रिपोर्ट्स में ये मिलता है कि 110 लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है। और गांधी जी के साथ 90,000 सत्याग्रही जितने रहते हैं आंदोलन में, उनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये 110 आंकड़े वो हैं जो मिलते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आंकड़े इससे भी कहीं ज्यादा थे। 110 लोगों की मृत्यु हो जाती है। सरकार जबरदस्ती इस आंदोलन को बंद करवाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल चुका रहता है। एक दांडी से स्टार्ट हुआ एक आंदोलन, गुजरात की एक छोटी सी जगह समुद्र के किनारे दांडी से स्टार्ट हुआ आंदोलन, कर्नाटक, आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होता हुआ उत्तर पश्चिम का छोर, और जैसे कि पूरा दक्षिण में इसकी आग लग जाती है। तो ये आंदोलन पूरे देश में फैल जाता है, जैसे कि हमें देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, लास्ट में ब्रिटिश हुकूमत क्या करती है, गांधी जी को गिरफ्तार करती है और उनके साथ 90,000 सत्याग्रही जो भी रहते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, गांधी जी के साथ जो सपोर्ट में रहते हैं उनके। यानी कि यहाँ पे इस आंदोलन को भरपूर कोशिश की जाती है कि इसको क्या कर दिया जाए, दबा दिया जाए। और बहुत ज्यादा लोगों की हत्या, लाठीचार्ज, जबरदस्ती का अत्याचार होता है। और स्थिति ये होती है कि आंदोलन धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा करवा दिया जाता है। बहुत दमनकारी नीति अपनाती है ब्रिटिश हुकूमत। और उसके बाद फिर क्या होता है, 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन को मैं इस वीडियो में नहीं स्टार्ट करती हूँ, मैंने सिर्फ बता दिया है। मैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन एक साथ पढ़ाऊंगी। गांधी इरविन समझौता ही पढ़ाऊंगी एक ही वीडियो में। मैं उन सारे पॉइंट्स को क्लियर करवा दूंगी। तो अभी मैंने जो स्टार्ट कर दी, यहाँ पे बता दिया आपको कि 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। और 1930 में ही इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जिसे आप बोल सकते हो कि ये धीरे धीरे जो एकदम फैल चुका रहता है वो ठंडा होता है, पर गांधी जी से पूर्ण रूप से ठंडा होने नहीं देते। और ये उसकी लपट, जैसे बोल सकते हो आप, चिंगारी बनी रहती है। और इसी चिंगारी के साथ समझौता किया जाता है, गांधी इरविन समझौता जो होता है। और वो बोलता है कि आप इस आंदोलन को वापस ले लो। और जो रॉलेट एक्ट लगाया गया उसके तहत जितने भी लोगों को, गांधी जी शर्त रखते हैं कि आप जेल में जिनको भी रखे हो आप उनको क्या कर देना, आपको वापस बाहर आजाद कर देना है, जिनके ऊपर हिंसक रूप से जबरदस्ती के मुकदमे लगाए गए। यानी कि उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि उनको जेल में रखा जाए, हिंसा उन्होंने नहीं अपनाई। सिर्फ रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट में था ना कि अगर संदेह है तो भी आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो संदेहात्मक जितने भी मुकदमे थे गांधी जी ने कहा उनको आप वापस ले लो। तो ये हमें देखने को मिलता है कि इसी आंदोलन का ये असर रहता है कि गांधी इरविन समझौता जो होता है, गांधी जी इस इरविन जैसे समझौता करते हैं, समझौते के तहत इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो हम आंदोलन के वापस लेने की कड़ी भी बताएंगे, लेकिन गोलमेज सम्मेलन के साथ में। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती है। और स्थिति यही रहती है कि बिना राम के रामायण, वही स्थिति है कि अगर आप भारत से रिलेटेड कोई भी सम्मेलन कर रहे हो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और अगर उसमें कांग्रेस ही नहीं आती है तो वो बातें अधूरी रह जाएंगी इंडिया से जुड़ी हुई। क्योंकि कहा गया ना कि रामायण किससे पूरी है, राम से पूरी है। और भारत में उस टाइम की जो स्थिति विश्व में देखी जा सकती है, भारत में देखी जा सकती है, कांग्रेस के बिना उसकी स्थिति अधूरी है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे समाप्त होगा, ये हम आपको गांधी इरविन समझौते के तहत बताएंगे। गांधी जी इसको वापस लेते हैं और पुनः इसको कैसे स्टार्ट किया जाता है वो भी बताया जाएगा। लेकिन आज बस आपको इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्योंकि आप पॉइंट टू पॉइंट चलिए, आराम से चलिए, इसकी नोट्स बना लीजिए। याद करना भी तो इसको इंपॉर्टेंट है आपको। बहुत से सन थे इस लेक्चर में, उन सबको आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो मैं जैसा ही बोलती हूँ, हमेशा सनों को एकदम कड़ी से कड़ी करके याद करो, एक एक घटनाक्रम के अकॉर्डिंग याद करो। पहले क्या याद करो आपको, पहले साइमन कमीशन, अगर आप सविनय अवज्ञा पे आ रहे हो तो पहले साइमन कमीशन की कैसे अध्यक्षता, मतलब 1928 में हुई, फिर वो 1928 में भारत आता है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट होती है, 1928 में बरदौली आंदोलन होता है। और उसके बाद गांधी जी जो नमक कानून स्टार्ट कर देती है ना ब्रिटिश हुकूमत,
तो गांधी जी के जो घड़ा होता है सब्र का वो बिल्कुल भर जाता है और वो उसको तोड़ते हैं नमक सत्याग्रह और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। तो यहाँ पे आपका लेक्चर पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन का समाप्त हुआ। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।